हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो फॉर यू में। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट जुलाई 2024 जो है 7 जुलाई को होने जा रहा है। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है। तो जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है उनके लिए हम एक क्लास लाए हैं। हमने कुछ क्लास पहले भी कराई हैं जो सीटेट से संबंधित हैं, जो केवल ट्रिक पर आधारित हैं, जिन पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने भी इसमें लगभग 121 मार्क्स आए थे मेरे। उसी आधार पर मैं आपके कुछ इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो खुद के बनाए नोट्स द्वारा हैं, उन्हीं के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं आज। तो ये वीडियो आज अंत तक देखना, इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलने वाला है। आप इसे बिल्कुल इग्नोर मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी की मदद हो सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विकास। विकास क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह जन्म पूर्व से लेकर, यानी हमारे भ्रूण से, जन्म पूर्व मतलब भ्रूण से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। विकास हमारा शरीर या हमारी जो सीखने की क्षमता वो हमेशा चलती रहती है। विकास निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है, यानी हम जो सीखते हैं उसे हमारा ज्ञान स्थायी हो जाता है। और विकास व्यक्ति के व्यवहार में, संज्ञान में, संवेग में धनात्मक परिवर्तन लाता है। तो विकास जो क्या है, एक तरह से क्रमिक और सतत प्रक्रिया होती है। तो विकास कौन कौन से होते हैं हमारे? शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो इस तरह के काफ़ी विकास हमारे शरीर के होते हैं। अब बात कर लेते हैं, विकास जो होता है बहुआयामी होता है, यानी कई तरह से होता है। यानी शारीरिक होता है, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, तो बहुआयामी होता है। और ये किसने कहा था? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था। और विकास में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं, यानी मात्रा में भी दिखाई देते हैं और गुणों में भी दिखाई देते हैं। जबकि वृद्धि जो है केवल हमारे मात्रात्मक में ही दिखाई देती है, ना कि गुणात्मक में। तो दोनों में याद रखता है, विकास और वृद्धि जो है, विकास जो है केवल मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, जबकि वृद्धि जो है हमारी केवल मात्रात्मक होती है। अब बात कर लेते हैं विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मस्तोन्मुखी विकास और दूसरा होता है निकट से दूर विकास। यानी याद रखना है, एक मस्तोन्मुखी विकास और एक निकट से दूर विकास। यानी मस्तोन्मुखी विकास यानी सिर से पैर की ओर चलता है, अर्थात पहले हमारे सिर का विकास होता है, तत्पश्चात हमारे शरीर के अन्य भागों का विकास होता है। जबकि दूसरा निकट से दूर की ओर, इस भाग में बताया गया है कि अन्य भागों का विकास पहले होता है। तो याद रखना है, दो तरह का विकास होता है। मस्तोन्मुखी यानी हमारे सिर से लेकर पैर की ओर, दूसरा होता है निकट से दूर की ओर, यानी हमारे सेंटर से चारों ओर होता है। तो दोनों तरह के विकास के सिद्धांत याद रखने हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम संज्ञानात्मक विकास में संबंधित जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है उसके बारे में। तो जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर अपना प्रयोग किया था, उसमें बताया था कौन कौन सी अवस्था में किस किस मात्रा में विकास होता है। तो जीन पियाजे ने जो अवस्था की 4 सीमाएं बताई हैं। तो सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले जीन पियाजे ने एक कथन दिया था कि बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक हैं जो अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करते हैं। तो याद रखना है, बच्चे जो नन्हे वैज्ञानिक हैं अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं कर सकते हैं। पियाजे के अनुसार जो है विकास अधिगम को प्रभावित करता है, अर्थात बालक में विकास होगा फिर अधिगम होगा, ये पियाजे का कहना था। अब पियाजे ने जो बताया था उसमें एक स्कीमा बताया था कि हर बच्चे में एक स्कीमा होती है जो उसके बुद्धि से संबंधित होती है। यानी इनके अनुसार बालक समाज में रहकर स्वयं अपने अनुभव से सीखता है। अब इन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई थी, सबसे पहली अवस्था थी संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी इंद्रियगामक जनक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के बच्चों में होती है। इसे सेंसरी मोटर पीरियड कहते हैं। तो याद रखेंगे, सेंसरी मोटर पीरियड जो होता है 0 से 2 साल के बच्चों में होता है। इसमें सबसे पहले अवस्था में इन्होंने बताया, इस अवस्था में बालक प्रत्येक कार्य को इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जैसे इंद्रियां मतलब आँख, नाक, कान, मुंह जो होती हैं उन्हीं के आधार से सीखता है, तथा वह इंद्रियों के माध्यम से ही सोचता है। और विलंबित अनुकरण यानी अनुकरण देख के अनुकरण यानी नकल करता है। दूसरा पॉइंट, इस अवस्था में बालक गतियों को दोहराता है, यानी पुनरावृत्ति करता है, यानी गत्यात्मक अवस्था में रहता है, यानी बार बार चीज़ों को दोहराता रहता है। तीसरा पॉइंट, इस अवस्था में बालक जो अहम केंद्रित का गुण पाया जाता है, यानी उसके अंदर ईगो होता है, उसको अपने आप को ही सब कुछ समझता है। तीसरा चौथा, इस अवस्था के बालक में अंत तक वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी 18 माह के बाद, यानी 18 माह यानी 1.5 साल के बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी वह बस्ता समझ जाता है कि बस्ती मेरे पास थी और जो अभी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इस अवस्था में बालक प्रत्येक वस्तु की पहचान देखकर सुनकर चक्कर करता है, यानी उसे वैसे नहीं पता चलता है बल्कि देखकर सुनकर चक्कर करता है, यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। पियाजे ने इस अवस्था को 6 भागों में भी बांटा था। नेक्स्ट, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं करता है, यानी वही बार बार दोहराना ही क्या होती हैं? द्वितीय
वर्तुल प्रतिक्रियाएं करता है। तो इसमें याद रखना है आपको, सेंसरी मोटर जो है हमारी अवस्था, इसमें क्या क्या होता है, एक तो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, दूसरा है विलंबित अनुकरण करता है, नकल करता है, बार बार चीज़ें पुनरावृत्ति करता है, अहम केंद्रित यानी ईगो होता है, दूसरा इस वस्तु के लास्ट में ही वस्तु स्थायित्व आ जाता है, और नेक्स्ट इसमें जो है लक्षण निर्धारित व्यवहार करता है, और द्वितीय वर्तुल क्रियाएं यानी वही पुनरावृत्ति क्रियाएं करता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो पिछले प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। अगर ये पॉइंट आपको मिलते हैं, जैसे विलंबित अनुकरण करता है तो कौन सी अवस्था में करता है, सेंसरी मोटर यानी संवेदी प्रेरक में करता है। गत्यात्मक अवस्था कौन सी है, तो भी संवेदित। और लक्ष्य निर्धारित व्यवहार किस अवस्था में करता है, तो आपका सेंसरी मोटर में ही करता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको आप ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं दूसरी अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 0 से 7 वर्ष की अवस्था में होती है, यानी प्री ऑपरेशनल पीरियड। तो इसमें क्या करता है, इसका पहला पॉइंट, इस अवस्था में अहम केंद्रित अधिक पाई जाती है, यानी जो आपकी गत्यात्मक अवस्था से उससे अधिक अहम केंद्रितता पाई जाती है। इस अवस्था में नकल करने की प्रवृत्ति होती है, यानी अनुकरण करना ही नकल करने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट, इस अवस्था में बालक में प्रतीकात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं, यानी सजीव निर्जीव में ना समझ होती है तो प्रतीकात्मक व्यवहार करने लगता है। नेक्स्ट, इस बालक में काल्पनिक खेल खेलने लगता है, यानी काल्पनिक खेल दिमाग में ही काल्पनिक खेल खेलता है। यही तो उन्होंने बताया पियाजे ने कि बच्चे जो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। नेक्स्ट, इस बालक में अनुक्रियण का गुण पाया जाता है। अनुक्रियण यानी पलटकर उत्तर देने की अक्षमता, यानी इस अवस्था तक बालक जो है पलटकर उत्तर नहीं देता है। नेक्स्ट, खिलौनों की अवस्था कहा जाता है, इसे याद रखेंगे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है, पूर्व गिरोह अवस्था कहा जाता है। चौथा पॉइंट नेक्स्ट है, विचार सोच में केंद्रीकरण, यानी सजीवात्मक चिंतन जो करता है तो वो कौन सी अवस्था में करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही सजीवात्मक चिंतन करता है। तो आपको ये याद रखना है महत्वपूर्ण कौन कौन से, एक तो खेल की अवस्था कौन सी होती है, सजीवात्मक पूर्ण कौन सी होती है, और निर्जीव सजीव में नासमझ किस में होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं, और इसी अवस्था को यह पूर्व विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है, और यह स्वर्णकाल कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट में, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल पीरियड। तो इस अवस्था में जो है पॉइंट उत्कीर्णन का गुण पाया जाता है, यानी पलट के उत्तर देने लगता है। अब देख लीजिए 7 से 11 वर्ष का बच्चा पलट के उत्तर दे सकता है। दूसरा, वस्तु संरक्षण, यानी वस्तु संरक्षण, वस्तु में आयतन, द्रव्यमान का आदि का गुण पहचान लेता है, यानी उन्हें सुरक्षित रखना सीख जाता है। पहचान लेता है किस वस्तु में कितना वजन है और किस में कितना ज़्यादा सामान आ सकता है, तो ये चीज़ें आ सकती हैं। और इसमें अहम केंद्रितता का गुण कम होने लगता है, यानी ईगो कम होने लगता है। चौथा, इस ठोस वस्तु का वर्गीकरण कर सकता है। वर्गीकरण यानी छोटी छोटी वस्तुओं को अलग, बड़ी वस्तुओं को अलग कर सकता है, वस्तु को क्रम निर्धारण कर सकता है। और नेक्स्ट, इसमें तार्किक ढंग से विवेचना कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो वस्तुओं का जो है वर्गीकरण कर सकता है और तार्किक ढंग से विवेचना कर सकता है। और इसमें याद रखना, एक आगमनात्मक तर्कणा जो होती है वो आपकी मूर्त अवस्था में होती है, यानी आगमनात्मक तर्कणा अगर कहीं पर टॉपिक मिलता है तो वो किस में होती है, तो मूर्त अवस्था में होती है। अब बात कर लेते हैं चौथी अवस्था, अमूर्त यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशनल पीरियड, जो 11 से 18 वर्ष के बच्चे में होता है। तो इस अवस्था में बालक में जो है अमूर्त अर्धात्मक चिंतन संभव होता है, यानी कोई वस्तु अगर उसके सामने प्रत्यक्ष नहीं है तो उसके बारे में भी चिंतन कर सकता है। नेक्स्ट, इस अवस्था में अमूर्त अनुप्रयोग करता है। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है, परिकलात्मक निम्नात्मक तर्कणा चिंतन कर सकता है, यानी अगर आपको आता है निम्नात्मक तर्कणा किस में करता है, तो ये करता है अमूर्त अवस्था में। अमूर्त यानी औपचारिक अवस्था में करता है, जबकि आगमनात्मक तर्कणा ये करता है तो मूर्त अवस्था में करता है। तो ये चारों मैंने आपको बता दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं जैसे औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो औपचारिक जो होती है जो विद्यालय में होती है, जहाँ स्थान और समय की ज़रूरत होती है, और अनौपचारिक शिक्षा जहाँ किसी की ज़रूरत नहीं होती, ये आप कहीं भी सीख सकते हैं, अपने घर, विद्यालय, कहीं भी आप सीख सकते हैं पास पड़ोस में, तो वो कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। जबकि औपचारिक शिक्षा में जहाँ स्थान और समय की ज़रूरत होती है। अब पहला एक क्वेश्चन है ये, पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो ये कक्षा और विद्यालय में किया जा सकता है। वह स्तर जिसमें बालक किसी वस्तु को घटाने या तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो तार्किक रूप से हमें याद रखना किसमें, मूर्त अवस्था में करता है। निम्न में से किस अवस्था के बालक में ज्ञान निर्माण स्वयं करते हैं, तो किसने कहा था, ये जीन पियाजे ने कहा था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक की विशेषता नहीं है। तो पूर्व संक्रियात्मक, जबकि
वस्तु संरक्षण किस में आता है? तो मूर्त संज्ञानात्मक में आता है। वर्गीकरण भी, क्रमबद्धता भी, ये सब किस में आती है? तो मूर्त में आती है। मूर्त संज्ञानात्मक की विशेषता क्या है? तो बस मूर्त संज्ञानात्मक क्या कर सकता है? वस्तुओं को संरक्षण कर सकता है, वर्गीकरण कर सकता है। पियाजे के अनुसार बालक बड़ों से सोच में किस प्रकार अलग है? तो बड़ों से बच्चे जो किस प्रकार अलग होते हैं? तो प्रकार में तो अलग होते हैं, प्रकार अलग अलग होते हैं भाई। बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, बड़े लोग बड़े होते हैं। जबकि समान काय में होते हैं तो मात्रा में, यानी बुद्धि एक सी होती है, शरीर में सभी अंग बराबर दिए होते हैं तो मात्रा में समान होते हैं, जबकि प्रकार में सोचने में अलग होते हैं। ये जीन पियाजे का मानना था। और भी कुछ टॉपिक हैं जीन पियाजे, इन्होंने बताया पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? तो ये आत्मसातीकरण कहलाता है। यानी जो हमारा पुराना ज्ञान है वो नए ज्ञान के साथ अगर हम जोड़ते हैं उसे क्या कहलाते हैं? आत्मसातीकरण कहलाते हैं। दूसरा, पूर्व ज्ञान के परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाना, इसे क्या कहलाते हैं? तो समायोजन कहते हैं। तो दोनों चीज़ याद रखनी है। पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ना, आत्मसातीकरण। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, यानी पहले ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना क्या है? समायोजन कहलाता है। ये काफ़ी। अब आ जाते हैं हम अपने वाइगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा कारकों को महत्वपूर्ण बताया था। तो याद रखेंगे किस किस को महत्वपूर्ण बताया था इन्होंने? सामाजिक को, सांस्कृतिक को और भाषा को वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण बताया था। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो हैं, बालक जो हैं, समाज में रहकर अपनी सोच का निर्माण स्वयं करते हैं। तो इन्होंने ये क्या बताया था? समाज में रहकर बच्चे जो हैं अपनी बुद्धि का निर्माण स्वयं करते हैं और बालक समाज की नकल नहीं करता बल्कि समाज से अनुभव करके अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है। तो इन्होंने ये कहा था नकल नहीं करता है बल्कि क्या करता है? समाज के साथ अनुभव से सीखता है। वाइगोत्स्की ने आयु को महत्व न देते हुए सबसे पहले उसकी परिस्थिति को महत्व दिया है। यानी किस परिस्थिति में, किस माहौल में बच्चा रह रहा है उसी के अनुसार अपने ज्ञान का निर्माण करता है। अब इन्होंने बताया था एक स्काफ फोल्डिंग, यानी जीना, मचान, सीढ़ी, इसे पाड़, आधारभूत ढांचा कई नामों से जाना जाता है। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसको स्काफ फोल्डिंग कहा जाता है। जहाँ भी आपको स्काफ फोल्डिंग मिलेगा वो केवल किससे संबंधित होगा? तो वाइगोत्स्की से संबंधित होगा। तो यह बताया यह अवस्था है जिसमें सहायता से बालक किसी कार्य को सीखता है और जब सीख जाता है तो वह सहायता सुविधा हटा ली जाती है। यानी वो किसी माध्यम से सीखा और उस माध्यम को बाद में हटा लिया गया जब वो बच्चा सीख गया। तो इसे ही क्या कहा जाता है? स्काफ फोल्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है वाइगोत्स्की का ZPD, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक किसी वे कार्य जिन्हें स्वयं संपन्न कर सकता है तथा बाद में वे कार्य जिन्हें वह किसी की सहायता से कर सकता है, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो ZPD कहलाता है। यानी अभी पहले क्या था? बच्चा किसी के माध्यम से सीखा, बाद में उसने वही कार्य स्वयं करना सीख गया, तो उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है। इसे और समझ लेते हैं। बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभाव्य विकास स्तर के क्षेत्र को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, यानी ZPD। तो याद रखना है ZPD यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र जहाँ भी मिलेगा वो किससे संबंधित है? तो वाइगोत्स्की से संबंधित है। एक और बताया इन्होंने MKO, यानी मोर नॉलेज अदर। वाइगोत्स्की ने बताया कि बालक समाज में ऐसे लोगों से सीखता है जो उससे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं। भाई सिंपल सा है, कोई भी ज्ञान ज़्यादा रखेगा उसी से ही सीखेगा। वाइगोत्स्की मानते हैं कि बालक सामाजिक संपर्क में रहकर सीखता है और सीखने की अपनी समझ का प्रयोग करता है। नेक्स्ट इसमें बात, वाइगोत्स्की ने भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। इनके अनुसार प्रारंभ में बालक 0 से 2 वर्ष भाषा व विचार में कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो बोल नहीं पाता है वो केवल सांकेतिक करता है एवं नहीं एक दूसरे से अलग होते हैं। परंतु 2 साल के बालक में भाषा और विचार एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। अब थोड़ा अंतर हम वाइगोत्स्की और पियाजे के सिद्धांत में अंतर कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में आयु को महत्व दिया था। उन्होंने आयु के अनुसार ही अपने क्रम बांटे थे, 4 अवस्थाएं बांटी थी, जबकि वाइगोत्स्की ने विकास के लिए बच्चे की परिस्थिति को महत्वपूर्ण माना था। दूसरा, पियाजे ने अनुसार बालक भौतिक वातावरण से सीखता है, यानी स्वयं से सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार बालक जो सामाजिक संपर्क में रहकर सीखता है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है। पियाजे बताते हैं बालक स्वयं से सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की बताते हैं कि बच्चा समाज में रहकर सीखता है। पियाजे ने बताया भाषा विचार जन्म से संबंधित होती है, जबकि उन्होंने बताया था 2 वर्ष के बाद ही भाषा महत्वपूर्ण होती है। अब बच्चे कुछ क्या करते हैं, अपने आप में स्वयं से बातें करते हैं। तो पियाजे ने इन बालक जो स्वयं से बातें करते हैं उसे अहम केंद्रित कहा जाए, और जबकि उसे व्यर्थ बताया था। वहीं वाइगोत्स्की ने इसे बालक जो स्वयं से बात कर रहा है उसे अंतःवाक बताया था, यानी प्राइवेट स्पीच, और जो बालक के लिए महत्वपूर्ण बताया था। इससे क्या होता है, बालक अपने आप को निर्देशित
करता है, ऐसा वाइगोस्की ने बताया था, जबकि पियाजे ने उसे अहम केंद्रित बताया था और व्यर्थ बताया था। कुछ क्वेश्चन हैं उन पर बात कर लेते हैं। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सामाजिक अंतःक्रिया है, याद रखेंगे, क्योंकि वाइगोस्की ने बताया था बालक जो समाज में रहकर सीखता है। नेक्स्ट, मध्य अवस्था बचपन के अधिकता कम हो जाता है, तो क्या? समाजीकरण अधिक हो जाता है और अहम केंद्रिता कम हो जाती है, ये मध्य अवस्था वाले बच्चे में। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो उन्होंने बताया है वातावरण में मुक्त अंतःक्रिया, यानी स्वयं से सीखना बच्चे का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कारक में सीखने का शून्य वाइगोस्की ने किसे माना है? तो वाइगोस्की ने शून्य किसे माना है? आनुवांशिकी को वाइगोस्की ने शून्य माना है। पियाजे ने किसे महत्वपूर्ण माना था? तो आनुवांशिकी को माना था। वाइगोस्की के अनुसार बालक जब स्वयं से बातें करता है तो वह क्या है? वाइगोस्की ने बताया था वह बच्चा अपने आप को निर्देशित कर रहा है, जबकि पियाजे ने बताया था कि बच्चा अहम केंद्रित है। 5 साल का बालक खेलते समय अपने स्वयं से बातें करता है, तो यह क्या दर्शाता है? तो वाइगोस्की ने बताया था कि अपने आप को निर्देशित कर रहा है, जबकि पियाजे ने अहम केंद्रित बताया था। अब नेक्स्ट, एक बालक गणित की समस्या हल करने में परेशानी है, अध्यापक और माता पिता सलाह देते हैं कि आप घर पर कुछ समय के लिए उसकी मदद करें, तो वाइगोस्की के अनुसार यह मदद क्या कहलाती है? तो ये स्कैफोल्डिंग कहलाती है, यानी मचान, सीढ़ी, ढांचा, ये सभी चीज़ क्या है? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। तो आप सभी को ये वाइगोस्की और पियाजे में महत्वपूर्ण अंतर और महत्वपूर्ण टॉपिक जितने भी आएंगे सीटेट में, वो सभी इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना है। अब बात कर लेते हैं कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत के 3 स्तर व 6 चरण बताए थे, प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण बताए थे। तो सबसे पहला चरण है प्राग रूढ़ि नैतिक स्तर, यानी पूर्व परंपरागत स्तर, 0 से 10 वर्ष। अभी 4 से 10 वर्ष, अब इन्होंने 0 से 4 वर्ष नहीं लिया, क्योंकि 0 से 4 वर्ष के बच्चे में नैतिकता नहीं होती है। वो अपने बच्चे, इस 0 से 4 वर्ष के बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता को भी मार पीटते हैं, जबकि 4 वर्ष के बाद के बच्चों में नैतिकता आ जाती है। तो इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत 4 से 10 वर्ष के बच्चों से ही रखा है। तो पहले में आ जाते हैं पूर्व परंपरागत स्तर में। कोहलबर्ग के अनुसार यह नैतिकता का पहला स्तर है। इसमें बालक में नैतिक व्यवहार दूसरों के मानक से निर्धारित होती है, यानी दूसरों को देखकर ही नैतिकता सीखता है। इस वक्त अवस्था में बालक सही गलत का निर्णय स्वयं नहीं करता है, बल्कि समाज के अनुसार सही है उसे सही मानेगा और जो गलत है उसे गलत मानेगा। तो पहला इसका एक चरण है दंड व आज्ञाकारिता अभिविन्यास। इस चरण में बालक नैतिकता डर के कारण आती है, यानी बच्चे माता पिता के डर के कारण ही नैतिकता का कार्य करते हैं। दूसरा है संज्ञानात्मक अपेक्षा अभिमुखता, जैसे को तैसा। तो इसमें इस अवस्था में बालक जैसे को तैसा की भावना होती है, यानी वह दूसरों के साथ उसी तरह का व्यवहार करता है जैसा उसके साथ दूसरे करते हैं। तो ये दोनों टॉपिक इस तरह से समझ में आ गए होंगे। इसमें बालक क्या करता है? एक तो दंड एवं आज्ञाकारिता अभ्यास जो प्रथम चरण में है, दूसरा संज्ञानात्मक अपेक्षा अभिमुखता, यानी जैसे को तैसा जैसा चरण है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, यह है रूढ़िगत नैतिकता, यानी परंपरागत स्तर, यानी 10 से 13 वर्ष का बच्चा। इस अवस्था में बालक सही और गलत का निर्णय सीख जाता है, क्या सही है क्या गलत है, अपने आप में निर्णय ले लेता है। इसका चरण है तीसरा, अच्छा लड़का अच्छे लड़की अभिविन्यास। तो इसमें इस अवस्था में बालक जो है अपने आप को दूसरों के समान अच्छा निर्देशित करने के लिए अपने आप को अच्छा प्रदर्शित करते हैं। जैसे बालक माता पिता की तारीफ पाने के लिए परीक्षा में अच्छे अंक लाता है, मेहनत करता है, तो ये क्या होता है? अच्छा लड़की अभिविन्यास होता है, यानी परंपरागत स्तर होता है। तो चौथा है चरण सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। इस अवस्था में बालक जो नियम कानून बनाए गए हैं उनका पालन करता है, महत्व समझता है। जैसे सड़क की बाईं ओर चलना, तो जो भी नियम होते हैं उनका पालन इस अवस्था में करना लगता है। हमारा आता है तीसरा स्तर, यानी उत्तर रूढ़िगत अवस्था, यानी उत्तर परंपरागत। इस अवस्था में बालक व्यवहार पूर्णतः आंतरिक नियंत्रित होता है, जिससे नैतिकता सबसे उच्च स्तर बढ़ जाता है। यानी आपका बच्चा 13 से वर्ष का है तो उसमें नैतिकता का उच्च स्तर पाया जाता है। इस अवस्था में बालक स्वयं संपूर्ण व्यवहार अपनी समझ और अपने सिद्धांतों पर होता है। तो इसका 5वां नंबर चरण है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। तो इस अवस्था में बालक ऐसे नियमों को मानता है जो प्रजातांत्रिक हों और समाज का कल्याण हो सके, यानी बालक जिस समाज में रहता है उस समाज के आदर्शों का भलीभांति पालन करता है। छठा चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, यानी नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर होता है। इस अवस्था में बालक सिद्धांतवादी और आदर्शवादी हो जाते हैं, जैसे कुछ वीरों की तरह, अपने जैसे भगत सिंह की तरह सोचने लगते हैं। एक प्रश्न बहुत आता है कि कोहलबर्ग की आलोचना जो किसके आधार पर की गई थी? तो कैरल मिनिगन ने की थी, किसके आधार पर? जेंडर के आधार पर की थी, क्योंकि कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें केवल वो जेंडर के आधार पर केवल पुरुषों को ही लिया था, जबकि महिलाओं को शामिल
नहीं किया था, कोई स्थान नहीं दिया था। इन्होंने अपने प्रयोग में वास्तविक परिस्थिति का अभाव था, इन्होंने प्रश्न तैयार केवल अलग अलग लोगों के उनके उत्तर पूछे थे। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि कोलबर्ग किसके आधार पर जो है इनको आलोचना हुई थी, तो जेंडर के आधार पर इन्होंने स्त्रियों को शामिल अपने परीक्षण में नहीं किया था। एक क्वेश्चन है, 12 वर्षीय नेहा ने उसके माता पिता कहते हैं कि यदि तुम परीक्षा में A ग्रेड लाओगी तो हमें गर्व महसूस होगा, जिससे नेहा मेहनत करके अच्छे अंक लाती है। तो ये कौन सा स्तर है? ये हमारा स्तर 3 है, यानी अच्छा लड़का अच्छा लड़की वाला स्तर है। क्वेश्चन ये आता है, मैंने बताया कि किस आधार पर कोहलबर्गी की आलोचना की गई थी, तो जेंडर के आधार पर की गई थी, और किसने की थी? कैरोल मिनिगन ने की थी। अब बात कर लेते हैं भाषा विकास। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नोम चोम्स्की ने दिया था। इन्होंने बताया था भाषा को अर्जित किया जाता है, और भाषा जो होती है कैसी होती है? ये जन्मजात होती है। भाषा के द्वारा भाषा अधिगम के द्वारा भाषा का विकास किया जा सकता है। सब भाषा का सबसे पहला स्तर क्या होता है? सांकेतिक होता है। तो बच्चा जब होता है तो बोलना शुरू नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है? संकेत करता है कि कौन चीज़ किधर रखी है। नोम चोम्स्की का भाषा सिद्धांत। तो भाषा सिद्धांत में नोम चोम्स्की का सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इन्होंने बताया कि बालक में भाषा ग्रहण करने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है, और इन्होंने बताया बालक में भाषा ग्रहण करने के लिए एक LED यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। LED शब्दों को सही क्रम में लगाने में योग्यता देता है। चोम्स्की के अनुसार मानव एक सार्वभौमिक व्याकरण रखता है। तो इन्होंने सीधे सीधे बताया कि बालकों में एक LED यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जो बच्चों को उनके शब्दों को क्रम लगाने में सहायता करती है। एक टॉपिक आता है चिंतन। तो चिंतन 2 प्रकार से होता है, एक अपसारी और एक अभिसारी। अपसारी यानी डाइवर्जेंट और अभिसारी हमारा कन्वर्जेंट होता है। अपसारी यानी मुक्त और अभिसारी बंद होता है। जब बालक किसी समस्या के बारे में अनेक हल निकाल सकते हैं, अर्थात अनेक प्रकार के सोच सकते हैं, वो क्या कहलाता है? अपसारी चिंतन कहलाता है। जैसे अभी कुछ कहें हम कि किसी भी बीमारी को नष्ट करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो बच्चा जो है इसके कई सारे आंसर दे सकता है। तो ये क्या हो गया? हमारा अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन यानी इसका केवल एक ही उपाय होता है। जैसे अगर हम कहें कि हमारे देश की राजधानी क्या है, तो इसका केवल एक ही आंसर है दिल्ली। तो ये क्या है? अभिसारी चिंतन हो जाएगा, जिसका केवल एक ही समाधान होता है। एक टॉपिक आता है संज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक जो विकास होता है हमारा, संज्ञानात्मक यानी बुद्धि से, वो होता है हमारा विद्यालय में, और संवेगात्मक भी क्या होता है? हमारा विद्यालय में ही विकास होता है। तो संवेग क्या होते हैं? संवेग जो होते हैं क्षणिक होते हैं, जो एकदम से आते हैं और एकदम से चले जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे जब बच्चे को उसकी दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो यह बच्चा किसके कारण रोता है? तो यह है संवेगात्मक दुश्चिंता उसे हो जाती है। नेक्स्ट, कोई भी नाराज़ हो सकता है, यह आसान है, परंतु यह सही व्यक्ति के ऊपर उसी मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज़ होना आवश्यक नहीं है। तो ये क्या है? उसका संवेगात्मक विकास है। नेक्स्ट, बालक के संवेगात्मक विकास को सही ढंग से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो यह मैंने पहले बताया, तो कहाँ? विद्यालय में। अब आते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जो हमारा अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, और इसमें बताया था अरस्तु ने कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव समाज में सीखने रोकने के लिए, समाज में अनुकूल बनाने के लिए की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। तो सामाजिकरण सोशलाइजेशन ही जरूरी है, क्योंकि समाज में रहकर ही सीखते हैं बच्चे। अब कुछ हमारे इसमें बता दें कि प्राथमिक स्तर क्या हैं। तो प्राथमिक लेवल पर हमारे जो स्तर हैं सीखने के लिए, हमारा परिवार है और पास पड़ोस ये होते हैं। जबकि द्वितीय क्या है? तो हमारे सेकेंडरी जो है हमारा विद्यालय है। पहले बच्चा कहाँ सीखता है? तो परिवार में ही, पास पड़ोस से ही सीखता है। जबकि विद्यालय 6 वर्ष की अवस्था के बाद ही जाता है, तो वो सेकेंडरी लेवल है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। CTET में एक टॉपिक ये भी आता है चालक विकास, यानी मोटर डेवलपमेंट से, यानी शारीरिक क्रियाओं से। तो बालक की शारीरिक क्रियाओं के संचालन ही चालन विकास कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक स्थूल चालक विकास और दूसरा हमारा सूक्ष्म चालक विकास। तो इसमें क्या होता है? स्थूल चालक में ये क्या होता है? यानी बड़ा लेवल, यानी पूरा शरीर कार्य में लगेगा। किसी भी कार्य करने के लिए पूरा शरीर लगना है, वो क्या होता है? स्थूल होता है। जबकि सूक्ष्म क्या होता है? हमारा केवल एक अंग का प्रयोग होना। तो हमेशा याद रखना, चालक विकास जो होता है हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर ही चलता है, यानी ग्रॉस टू फाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारा चालक विकास जो होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। जैसे स्थूल चालक विकास अपरिष्कृत होता है। तो स्थूल चालक विकास में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें शरीर के बड़े भाग का प्रयोग किया जाता है। जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, उठना, बैठना, लात मारना, घूंसे मारना, ये अधिकतर क्या होते हैं? हमारे स्थूल चालक विकास से संबंधित होते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम चलेंगे तो पूरा शरीर, दौड़ेंगे तो, कूदेंगे तो, उठेंगे बैठेंगे तो, ठीक है।
सूक्ष्म चालक विकास, जैसे इस अवस्था में बालक के पूरे शरीर सूक्ष्म अंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लिखना, स्वयं कपड़े पहनना। तो इसमें क्या है, बाल बनाना। इसमें जो है पूरे शरीर का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि केवल अब हम लिख रहे हैं तो केवल 2-4 उंगलियों को ही प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, सूक्ष्म चालक विकास होता है। तो याद रखना, हमारा जो चालन विकास होता है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। फाइन। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से हम अपना आगे और भी इसी तरह के टॉपिक कराते रहेंगे जो आपके सीटेट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।